जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बिहार पुलिस का तो आ ही चुका है वैकेंसी, आप देख चुके हैं और उसी का अब हम लोग सीरीज चलाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट चलाने वाले हैं साइंस का स्पेशली। और आपको दिखा रहे हैं मात्र एक डेट में 41 क्वेश्चन साइंस से आया था। और शुरू करते हैं उसका डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है किलोवाट आवर किसकी इकाई है? किलोवाट आवर किसकी इकाई है, जल्दी बताइए। ऑप्शन आपके सामने 4 ये रहा, त्वरण का, वेग का, शक्ति का, ऊर्जा का। तो देखिए किलोवाट जो होता है ना, अगर केवल किलोवाट रहता तो किलोवाट किसको कहते हैं सर? किलोवाट, चूंकि वाट का ही बड़ा रूप है तो यह शक्ति का होता अगर किलोवाट होता। लेकिन किलोवाट में अगर आवर लग जाए तो इसी को यूनिट कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। और यह जो व्यावसायिक मात्रक होता है उसी का व्यावसायिक मात्रक है किसका? विद्युत ऊर्जा का। ऊर्जा का यह व्यावसायिक मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक यूनिट बराबर कितना जूल होता है? एक तो चीज समझ गए, एक यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल लीजिए। लार्वा कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? लार्वा जो है, जो वयस्क में बदलती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, कायांतरण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। हाँ भैया, हम बिहारी हैं। अगर ए और बी आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि लार्वा का वयस्क में परिवर्तन, लार्वा का वयस्क में परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कायांतरण। इसको इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। याद रहेगा, कायांतरण अर्थात मेटामॉर्फोसिस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तीसरा सवाल लीजिए। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा, सॉरी ऊर्जा नहीं, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो 4 ऑप्शन है इसमें से किसका प्रयोग होता है? कॉपर का, यूरेनियम का, कोयला का या बॉक्साइट का? देखिए परमाणु ऊर्जा जब भी देगा ना, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट देगा। कौन देगा सर? रेडियो एक्टिव एलिमेंट देगा। और इसमें से यूरेनियम आपको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर होता है। तो यूरेनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। अगला सवाल लीजिए। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? 4 ऑप्शन देखिए, क्रोमियम, जिंक, आयरन, कॉपर। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 होता है, जिंक 30 होता है, Fe 26 होता है, कॉपर 29 होता है। इसमें से पूछ क्या रहा है? नीले रंग का। देखिए कॉपर जो होता है ना, इसका लवण जब भी आपको मिलेगा ना, ये नीला रंग देगा। जैसे नीला तूतिया का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए कि CuSO4, नीला तूतिया का सूत्र होता है CuSO4 × 5H2। इसी को नीला तोता या ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। अगर आयरन का कोई साल्ट सॉल्यूशन है, लवण है, तो वह जब भी देगा हरा रंग देगा। कैसा रंग देगा? हरा रंग। और जिंक कैसा रंग देता है? सफेद। कैसा रंग? सफेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला लीजिए। यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या को किस चीज से? परमाणु संख्या बराबर गुरुजी, परमाणु संख्या बराबर किसके? प्रोटोनों की संख्या। किसकी संख्या? प्रोटोनों की संख्या। किसकी संख्या? प्रोटोनों की संख्या। प्रोटोन नंबर, परमाणु संख्या को किस चीज से डिनोट करते हैं? जेड से। जेड बराबर कितना दिया हुआ है? 16। मतलब नंबर ऑफ प्रोटोन भी कितना है आपके पास? 16। और द्रव्यमान संख्या को किस चीज से डिनोट करते हैं? ए बराबर क्या होता है? P+N। P का वैल्यू आपको पता है 16 है, N निकालना है। और एटॉम, ये द्रव्यमान कितना है? परमाणु संख्या 32, सॉरी परमाणु द्रव्यमान संख्या 32, द्रव्यमान संख्या 32। 16 घट जाएगा, N का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16। N का वैल्यू 16, N का वैल्यू 16। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर, परमाणु के केंद्र के चारों ओर
इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु का केंद्र में कौन कौन होता है? केंद्र में कौन कौन होता है? कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। केंद्र में कौन कौन होता है? केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं गुरुजी। इंग्लिश में ही लिख देते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, यानी केंद्रीय केंद्रक कण कहलाता है। और चारों ओर, केंद्र के चारों ओर जो फ्रीली घूमते रहता है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एकदम आजाद परिंदा है, यह घूमते रहेगा और प्रोटॉन इसको अपने ओर खींचते रहेगा। लेकिन देखिए, अगर कह रहा है कि केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, ये पथ पर लगातार घूमते रहता है, इसका मतलब ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। सही बात है, अगर ऊर्जा का ह्रास होता तो यह केंद्र की ओर खींचा जाता। ये बात जो है जिस व्यक्ति ने कहा था उनका नाम था बोर। उनका नाम क्या था? बोर। उनका नाम क्या था? बोर ने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है केंद्र के चारों ओर अपने वृत्ताकार पथ पर बिना ऊर्जा को खोए हुए घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। हाँ, अगला आ जाइए, समीकरण V बराबर क्या होता है? V बराबर U प्लस AT। गति के नियम, गति के 3 समीकरण आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। गति के 3 समीकरण, पहला V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT। दूसरा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तीसरा V स्क्वायर इक्वल्स U स्क्वायर प्लस 2AS, जहां V क्या है? अंतिम वेग, U क्या है? प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, T क्या है? समय। तो तीनों ग्राफ का अपना अपना मतलब है। तो पहला जो समीकरण है V बराबर U प्लस AT, यह किसके किसके बीच का संबंध है? तो ये बताता है कि वेग जो होता है ना वो समय का फंक्शन होता है। वेग किसका फंक्शन होता है? समय का फंक्शन होता है। वेग किसका फंक्शन होता है? समय का फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। अगला सवाल लीजिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ये 1/2017 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है किसका? बिहार पुलिस का। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस ने। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तेल पानी में मिल जाता है? नहीं, गलत बात है, तेल पानी में नहीं मिलेगा। ऊपर में छिछलते रहता है, क्या छिछकते रहता है, वो मिलता नहीं है। स्टोन पानी में घुलनशील है, बट पत्थर को डालिएगा तो घुल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं घुलेगा। पत्थर पारदर्शी होता है और कांच अपारदर्शी, उल्टे बात कह रहा है। तो एक ही तो ऑप्शन बचा, चीनी पानी में घुलनशील है इसीलिए चीनी डाल करके हम लोग शरबत बनाते हैं। चीनी पानी में घुलनशील है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नंबर लीजिए, वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होगा? वसायुक्त पदार्थ अगर ज्यादा खाइएगा, फैटी सब्सटेंस, मोटापा नहीं, मोटापा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मोटापा होगा, कमजोरी होगा, वजन में कमी आएगा, उपयुक्त सभी। तो देखिए, वसीय पदार्थ खाने से जो होता है ना, ये मोटापा आएगा, एकदम सही बात है। कमजोरी भी आ सकता है आपको, वजन में भी कमी हो सकता है। जरूरी नहीं है मोटा आदमी का वजन ज्यादा होगा। वजन, मोटापा फैटी शरीर से नहीं पूरेगा, वजन आपका बोन्स का पेन होता है। तो इसमें से इनमें से सही हो जाएगा। जो बिहार पुलिस का जब एग्जाम हुआ था इसी ऑप्शन को माना था। अमरवेल किसका उदाहरण है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। स्वपोषक है? नहीं। स्वपोषक कौन होता है? जिसमें हरित लवक होता है, जिसके अंदर हरित लवक होता है वही स्वपोषक होता है। पर पोषक भी नहीं है, परजीवी है, ये दूसरे जीव में रह करके अपना भोजन लेता है। अमरवेल एक ऐसा पौधा है या एक ऐसा लता है जो लतरता है। आप देखे होंगे चीड़ सब का पेड़ पे पीला कलर का ऊपर में झाड़ी जैसा लटक जाता है। इसका जो जनरली कलर होगा वह पीला कलर का होता है और वह जो फैल जाता है, बैर सब का पेड़ पे भी देखे होंगे, वही अमरवेल होता है। इसका औषधीय उपयोग है। तो ये क्या होता है? परजीवी। ये दूसरे पेड़ पौधे के साथ रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। निम्न में से कौन सा एक अधातु है जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है? सॉरी, अधातु कह रहा है, तो धातु देख, अधातु
कोबाल्ट धातु है, कोबाल्ट क्या है? धातु है, कोबाल्ट धातु है। आयरन भी धातु है, आयरन भी धातु है, आयरन धातु है। फ्लोरीन, फ्लोरीन अधातु है। सोडियम धातु है, सोडियम धातु है। सोडियम क्या है? धातु है। एक ऐसा मुलायम धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। यह अति क्रियाशील होता है, यही कारण है कि इसको पानी में, ये केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है। तो फ्लोरीन जो होता है ना, ये अधातु है। फ्लोरीन क्या है? अधातु है। इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सर तो 2 और 7 हो जाएगा। तो फ्लोरीन क्या है? अधातु है। अगला सवाल है, एक आदर्श ईंधन कौन होता है? आदर्श ईंधन उसको कहते हैं जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च ऊष्मीय मान रखता हो, इनमें से सभी। तो वैसे भी भैया हम बिहारी हैं, इनमें से अगर सभी दिख गया तो उसको छोड़ने वाले नहीं है। और सही भी बात है, आदर्श ईंधन सस्ता भी होना चाहिए, ये नहीं है कि बहुत महंगा होना चाहिए। आदर्श ईंधन सस्ता होगा, कम प्रदूषण फैलाने वाला होगा और अधिक ऊष्मीय, अधिक ऊष्मा भी चाहिए। हम लोग आजकल वैसे भी कहते हैं ना, वही दीजिए जो चीप एंड बेस्ट हो। चीप मतलब सस्ता हो, बेस्ट मतलब उसका जो है एफिकेसी बढ़िया हो, आउटपुट बढ़िया हो। तो उच्च ऊष्मीय मान वाला भी होना चाहिए। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? देखिए, अगर पौधे श्वसन के दौरान पूछता तब आंसर बदल जाता। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, याद रखिएगा। अगर श्वसन के दौरान पूछता तब कार्बन डाइऑक्साइड ही होता। अगर पूछ ले तो हरे पेड़ पौधे श्वसन के दौरान कौन सा गैस मुक्त करते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। लेकिन प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन गैस। कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस। प्रकाश संश्लेषण का अगर कभी समीकरण पूछ ले तो कार्बन डाइऑक्साइड जल, क्लोरोफिल की उपस्थिति यानी हरे पेड़ पौधे ही करेंगे। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह बदल जाता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और बाय प्रोडक्ट हो जाता है O2। बैलेंस करने के लिए 6 यहाँ, 6 यहाँ और 6 यहाँ। बाय प्रोडक्ट यानी उपोत्पाद पूछे, प्रकाश संश्लेषण का पूछा हुआ सवाल है बिहार पुलिस का। उपोत्पाद ऑक्सीजन गैस, मेन उत्पाद ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। पूछेगा ये ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है वह कहां से आता है? तो जल के अणु से निकलता है। कहां से निकलता है? जल के अणु से। हरे पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस मुक्त करते हैं? हरे पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस मुक्त करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मुक्त करते हैं। हरे पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। हरे पेड़ पौधे श्वसन में ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, आपको याद रखना है। हाँ, एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी जो होता है वह किसका अध्ययन है? एग्रोस्टोलॉजी कृषि विज्ञान का, पादप विज्ञान का, घास का या निमेटोड्स का? जल्दी बताइए। तो एग्रोस्टोलॉजी जो होता है वह किसका है? घास का है। किसका है? वनस्पति विज्ञान के का ही एक शाखा है, या वनस्पति विज्ञान का ही एक शाखा है। और याद रखिएगा, इसके अंदर घास का अध्ययन किया जाता है। घास को विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, तो ये घास का अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? क्लोरीन का, ओजोन का, कैल्शियम ऑक्साइड का, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। अगर हम लोग को पानी को रोगाणु मुक्त करना हो तो किसका उपयोग करेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन का। किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का उपयोग करते हैं पानी को रोगाणु से मुक्त कराने के लिए, जीवाणु से मुक्त कराने के लिए। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है? ईस्ट के द्वारा जो शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन होता है ज़ाइनेज और इमाइलेज के द्वारा, वह क्या कहलाएगा? किण्वन, पाश्चीकरण या अल्कोहलियम या इनमें से सभी। इस बार इनमें से सभी नहीं मारना है आपको। किण्वन कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का हम लोग ग्लूकोज को तोड़ करके, पहले तो शर्करा टूटता है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज में, फिर ग्लूकोज को तोड़ करके अल्कोहल में बदल देते हैं C2H5OH। C2H5OH यह प्रक्रिया किण्वन, इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन, अर्थात किण्वन कहलाता है।
अगला है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 16, 20, 29, 22। जल्दी बताइए मानव के खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? मानव के खोपड़ी में कुल मिलाकर के 22 हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 22 हड्डी होती है। हालांकि हम बोले हैं आपको मानव कंकाल पे एक अलग वीडियो आएगा, उस पर टोटल समझा देंगे आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 हड्डियां होती है। 9.8 केजी को ग्राम में बदलिए। 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। अब देखिए बिहार पुलिस कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया था। 9.8 केजी को अगर ग्राम में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9800 ग्राम हो जाएगा, यानी 9800 ग्राम हो जाएगा। कितना ग्राम हो जाएगा? 9800 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, 9800 ग्राम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक बिहार पुलिस का ये फेवरेट टॉपिक होता है। किसी न किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का एसआई मात्रक पक्का पूछेगा आपको। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? कैंडेला, वोल्ट, हेनरी या ओम? जल्दी बताइए। प्रतिरोध जिसको आर से सूचित करते हैं, आर से, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है एसआई मात्रक? ओम होता है। याद रखिएगा क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है एसआई मात्रक। पोलियो और चेचक रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा, प्रोटोजोअन के द्वारा, एलर्जी के कारण, विषाणु यानी वायरस के कारण? जल्दी बताइए। तो पोलियो और चेचक में हमको नहीं लगता है कि आप लोग गलती कीजिएगा। पोलियो और चेचक वायरस से वायरस से होने वाला रोग है, अर्थात विषाणु से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहा। जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, तना द्वारा, पुष्पों के द्वारा। जल्दी बताइए। आपको 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं आपको, फटाफट बताइए किसके द्वारा हो जाएगा? हाँ, जाइलम के द्वारा होता है पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन। फ्लोएम जो होता है बना हुआ खाना पत्तियों से लेकर के विभिन्न भाग तक पहुंचाना, किस उत्तक का काम है? फ्लोएम का। और जाइलम का काम है जल तथा खनिज लवण को विभिन्न भागों में पहुंचाना। अगला सवाल है मीथेन में किस प्रकार का बंध होता है? मीथेन का सूत्र होता है CH4। मीथेन का क्या सूत्र होता है सर? CH4। एकदम एड़ी चोटी का जोड़ लगा दीजिए। एक सीट, ये नहीं देखना है कि 19,838 सीट है, आपको एक सीट चाहिए और उसके लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना है। रिटेन प्लस फिजिकल। रिटेन पे अभी ज्यादा, फिजिकल पे कम। एग्जाम पास कर जाएंगे, फिजिकल पे ज्यादा, रिटेन देखना ही नहीं है। हाँ, मीथेन क्या होता है? CH4। या कैसा यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है। कैसा यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है। कैसा यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है। मीथेन का सूत्र होता है CH4। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन को कैसा गैस कहते हैं? मार्स गैस। प्रत्येक ओर से एकल आबंध या सिग्मा आबंध कहते हैं इसको। एकल आबंध या सिग्मा आबंध। एकल आबंध या सिग्मा आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल आबंध या सिग्मा आबंध कहते हैं। याद रहेगा, एकल या सिग्मा। तो कैसा आबंध दिखा? एकल दिखा। किस प्रकार का अगर पूछ ले? सहसंयोजी यौगिक। कैसा यौगिक है यह? सहसंयोजी यौगिक है। कैसा आबंध? सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध 3 प्रकार का, एकल, डबल, ट्रिपल। तो इसमें क्या हो जाएगा? एकल आबंध हो जाएगा। अगर पूछ ले आपको O2 मॉलिक्यूल के बीच में डबल आबंध होता है, O2 के बीच में डबल आबंध होता है, O2 के बीच में डबल आबंध होता है, ये भी याद रखना है, छपने वाली बात है एग्जाम में। अगला सवाल, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर, जैसे बस चल रहा है आपका, बस एकदम जा रहा था, अचानक ब्रेक मार दिया। देखते हैं कभी कभी तो पिछलो आदमी आगे आ जाता है या आगे की ओर हम लोग झुक जाते हैं। क्यों झुकते हैं? किस नियम के कारण? जड़त्व नियम। जड़त्व नियम को और क्या कहते हैं? न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं। गति का प्रथम नियम कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं, गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? गति के प्रथम नियम के कारण। अगर रुका हुआ गाड़ी अचानक चलने लगे सर, तब क्या होगा? तब पीछे की ओर झुक जाएंगे, या बहुत सडन चलने लगा तो गिर भी जाएंगे। किस नियम के कारण? जड़त्व या प्रथम नियम के कारण। किसके कारण? प्रथम के कारण। देखिए अब गाड़ी अगर जैसे है ना
कोई आप बाइक पे खड़े भी हो गए और आपका यार दोस्त चला रहा है और एकदम एक ही रफ्तार में जाए जा रहा है, आप नहीं गिरिएगा, कुछ नहीं होगा, आप खड़े रहिएगा। लेकिन अगर अचानक सा कभी ब्रेक ये एक्सीलरेटर हाई कर दिया ना तो आप पीछे की ओर फेंका जाइएगा। अचानक कोई आ गया और ब्रेक लगा दिया ना तो आप आगे की ओर फेंका जाइएगा। तो प्रथम नियम के कारण, किस नियम के कारण? पेड़ से पत्तियां गिर जाती है, प्रथम नियम के कारण। फल गिर जाते हैं पेड़ से, प्रथम नियम के कारण या जड़त्व नियम के कारण। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुरता पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल किसमें होगा? दही में नहीं, सिरका में नहीं, केला में नहीं, नींबू में। हाँ, सिट्रिक अम्ल किसमें होता है? नींबू में सबसे ज्यादा होगा। कोई भी जूसी फ्रूट में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। सिरका में तो एसिटिक अम्ल होता है ना। हाँ, सिरका में एसिटिक अम्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छपने वाला सवाल है। फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस के पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना होगा? तो देखिए, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर सूत्र याद रखिएगा 9/5 C + 32 होता है। कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाना डिग्री सेल्सियस से 5 गुना है, तो 5C यहाँ लिख लीजिए, 9/5 C या +32, क्योंकि फ़ारेनहाइट 5 गुना है, फ़ारेनहाइट 5 गुना है, तो फ़ारेनहाइट की जगह पे 5C लिख दिए और 9/5C को वैसे छोड़ दिए +32। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 5C इधर से 5 गुना में आ जाएगा, यहाँ 9C होगा, अब +32 पंचे 160 हो जाएगा, तो 25, 9 उधर घट गया तो 25 में से 16C बराबर 160, तो C का वैल्यू हो गया 10। तो डिग्री कितना डिग्री सेल्सियस? 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? ये डिग्री सेल्सियस से 5 गुना हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना गुना? 5 गुना, ये 5 गुना हो जाएगा। कितना डिग्री? 10 डिग्री सेल्सियस। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल होता क्या है? आवर्तकाल होता है 2π अंदर L/G, 2π अंदर L/G, 2π अंदर L/G। अब कह रहा है कि लंबाई को हमने दोगुना कर दिया, तो लंबाई को जब हमने दोगुना किया तो 2L/G हो गया, तो √2 को बाहर निकाल दीजिए, तो √2 गुना 2π रूट अंदर L/G, √2π अंदर L/G को आप पहले वाला आवर्तकाल कह रहे थे, तो नया वाला जो आवर्तकाल है वह √2 गुना पहले वाला आवर्तकाल हो जाएगा, √2 गुना पहले वाला, यानी कितना गुना हो गया? √2 गुना हो गया, √2 गुना बढ़ जाएगा। लंबाई, लोलक की लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटने से आवर्तकाल घटेगा। यही सूत्र याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस का फेवरेट टॉपिक है ये। अगला सवाल, चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के बीमारी के लिए किया जाता है? तो एक्सरे आप देखे होंगे, छाती वगैरह हम लोग का टूट जाता है तो एक्सरे हम लोग करवाते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीचे के पदार्थ, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या कहलाता है? तो नाम अगर पूछता तो उसको परम शून्य ताप कहते हैं। जो न्यूनतम तापमान है अभी तक का, जो न्यूनतम मेजर्ड तापमान है वह परम शून्य तापमान कहलाता है। क्या कहलाता है? परम शून्य तापमान। और यह परम शून्य तापमान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर पूछे तो 0 केल्विन, अगर केल्विन में पूछे तो ओके नहीं, 0 केल्विन, केल्विन में 0, अगर परम शून्य ओके, परम शून्य ओके, ओके मतलब 0 केल्विन, ओके मतलब 0 केल्विन, ओके मतलब 0 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में कितना? -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला सवाल लीजिए, एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करेगा। अगर आप किसी जलते हुए आग या भट्टी के सामने, फर्नेस के सामने खड़े हैं तो क्या आप संवहन के द्वारा कीजिएगा, विकिरण के द्वारा, चालन के द्वारा, या चालन तथा संवहन? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वह विकिरण हो जाएगा। किसके द्वारा? विकिरण, यानी रेडिएशन के द्वारा, क्योंकि रेडिएशन के लिए मॉलिक्यूल को ट्रांसफॉर्म नहीं होना पड़ता है, अणु को अपना स्थान नहीं बदलना पड़ता है। तो आप किसके द्वारा कीजिएगा? विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण। विकिरण ठोस द्रव
गैस तीनों में हो सकता है, संवहन गैस और द्रव में होता है, जबकि चालन किस में होता है, ठोस पदार्थों में, क्योंकि इसके अणुओं में गति होने से यह जो होता है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और संवहन में अणु अपना स्थान बदल लेते हैं। संवहन में क्या होगा, अणु अपना स्थान, जैसे गर्मी का टाइम आ रहा है ना, तो अब ठंडी हवा नीचे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा, हवा नीचे का धरातल का गर्मी से ऊपर जाते जाएगा और ऊपर से ठंडी हवा नीचे आएगा, अणु अपना स्थान बदल रहा है, उसी से होता है क्या, ऊष्मा का स्थानांतरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर किसके साथ, अच्छा उल्टा हो गया ना, ये सी लिखा गया यहाँ। अगला सवाल लीजिए, कुकिंग गैस में, कुकिंग गैस मतलब रसोई में, किचन में जो यूज करते हैं खाना बनाने में, 90% से अधिक क्या होता है, तो कुकिंग गैस का सबसे मेन सब्स्टिट्यूएंट जो होता है, सबसे मेन घटक जो होता है वह ब्यूटेन होता है। कौन गैस होता है, ब्यूटेन, C4H10 क्या होता है, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन आता है, दूध खट्टा क्यों होता है, टार्ट्रिक अम्ल से नहीं, लैक्टिक अम्ल से। किस कारण से, लैक्टिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की, देखिए शुद्ध स्वर्ण कितने कैरेट का होता है यह भी पूछ सकता है। शुद्ध होता है 24 कैरेट का, कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। और आपके पास अभी कितना है, 18 कैरेट का। प्रतिशत पूछ रहा है तो 18/24 गुना 100 हो जाएगा, 100। 6 से काट दीजिए 3 बार में, 6 से 4 बार में, 4 से 25 बार में कट गया, 25 दिया 75%। अगर 18 कैरेट का आभूषण है तो कितना प्रतिशत शुद्धता है उसका, 75%। कितना प्रतिशत, 75। अभी अब इतना का ही मिलता है, कोई झूठे कहेगा आपको कि 22 कैरेट का है। निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है, बर्फ को नहीं, बर्फ को भारी जल नहीं कहते हैं, आसू जल को भी नहीं, आसू जल मतलब डिस्टिल्ड वाटर, ये भी नहीं होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है D2O, इसी को भारी जल कहते हैं, क्योंकि यह हाइड्रोजन का एक क्या है, समस्थानिक है, जिसका वजन 2 हो जाता है, तो यह भारी हो गया ना, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, इसका 2 ग्राम, तो 2 दूनी 4, 16 4 20 ग्राम हो गया। जबकि जल का कितना होता है, 18 ग्राम ही अनुभार होता है। तो बताइए इससे भारी हो गया ना, इसीलिए इसको भारी जल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है, अमोनिया, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब भी सार्वजनिक मूत्रालय में गए होंगे तो एक बहुत सुंदर खुशबू मिलता है, खुशबू मिलता है, हाँ वही खुशबू जो दूर से ही आप लोग समझ जाते हैं यह सार्वजनिक शौचालय है, या कह देते हैं कि शौचालय बहुत बदबू दे रहा है। कौन सा गैस निकलता है, अमोनिया गैस। कौन सा गैस निकलता है उससे, अमोनिया गैस। इसी के कारण हम लोग को पता चलता है कि शौचालय बदबू दे रहा है कि खुशबू दे रहा है। लाफिंग गैस किसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसी को लाफिंग गैस, लाफिंग गैस मतलब हास्य गैस, हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है ना, वो CaSO4 इंटू आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O होता है। CaSO4 इंटू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें जब थोड़ा सा जल मिला दीजिए, जल मॉलिक्यूल, तो ये सेट होने लगता है। जब पानी या नमी का मात्रा मिलता है तो यह जिप्सम में बदल जाता है, CaSO4 इंटू 2H2O। तो एक्चुअली वाटर का मिलना हाइड्रेशन कहलाता है, वाटर का मिलना हाइड्रेशन, जबकि वाटर का निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। NaOH सूत्र किसका है, NaOH जो सूत्र होता है इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया ये, इसका नाम क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को सोडा एस कहते हैं, सॉरी इसी को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं, इसी को कास्टिक सोडा कहते हैं, इसी को कास्टिक सोडा कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए।
बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा एस कहते हैं Na2CO3 को, सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 को, सोडियम कार्बोनेट। और पोटास, कास्टिक पोटास जो होता है वह KOH होता है, कास्टिक पोटास KOH होता है। अगला लीजिए, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देगा वह दर्पण। देखिए समतल दर्पण जो होता है वह वस्तु के बराबर, आभासी सीधा पार्श्विक उल्टा वस्तु के बराबर। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब, आभासी सीधा और छोटा, और बड़ा जो बना सकता है वह मात्र एक दर्पण होता है, अवतल दर्पण, जो सभी प्रकार का बना सकता है, बड़ा छोटा बराबर सभी प्रकार का। डिपेंड करता है वस्तु स्थिति क्या है, किस पे डिपेंड करेगा, वस्तु स्थिति पर डिपेंड करेगा। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता क्या कहलाता है, तीक्ष्णता, तन्यता, प्रत्यास्था या सघनता क्या कहलाएगा, प्रत्यास्था कहलाएगा। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त जो आर्द्रता होता है वह 40 से 60% होता है, उसके बीच का कोई वैल्यू जो दिखे तो वही सही आंसर हो जाएगा। ताप मापने की इकाई सेल्सियस, तापक्रम, कैलोरी। कैलोरी तो ऊर्जा का है, इसमें से डिग्री सेल्सियस जो होता है वही ताप को मापने की इकाई होती है। ताप मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस, हालांकि यह एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक तो केल्विन होता है, लेकिन डिग्री सेल्सियस भी एक मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह 2017 का बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन, एक शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ मेमोरी बेस्ड में 11 साइंस क्वेश्चन थे, सॉरी 41 साइंस क्वेश्चन थे। इसी से आप परसेंटेज का अनुमान लगा सकते हैं। यह एक अकेला सेगमेंट है जो आपको पास करवा देगा। तो बने रहिए, टिके रहिए, प्यार सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं नए टॉपिक, नए ऊर्जा के साथ। ये लगातार अनवरत सीरीज हम लोग का चलता रहेगा, आपको कहीं नहीं जाना है, बस टिके रहिए।